ओके। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3, यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपने लेक्चर नंबर 2 का क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हमने जो पढ़ लिया था क्या, यूनिट एंड डायमेंशन, उसी को हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, यानी कि वी आर गोइंग टू स्टडी सम मोर फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन फॉर्मूले। ओके। एंड यूनिट आल्सो। ओके। तो लेक्चर 2 में जो हमने यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े थे वो बेसिकली बहुत ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के लिए पढ़े थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़े से अच्छे लेवल की प्रॉब्लम से। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी स्टार्ट हो जाइए। पहला एंगुलर टर्म्स है, तो उससे पहले एक छोटा सा हल्का सा रिवीजन करवा देता हूँ क्या, कि वेलोसिटी इक्वल टू होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि इट विल मेजर्ड इन मीटर, और टाइम जो होगा वो मेजरमेंट होगा सेकंड में। ठीक है। तो मीटर पर सेकंड उसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, और मीटर है यानी लेंथ है यानी L1, और टाइम है तो T1। ये इसका डायमेंशन। ठीक है। तो ये होता है यूनिट एंड डायमेंशन एक साथ मेजर करना। ठीक है। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं, या फिर उससे पहले एक और ले लीजिए, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड, और टाइम है नीचे मतलब पर सेकंड। इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख देंगे बच्चों मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक, बढ़िया, मजा आया। चलिए अब वेलोसिटी का डायमेंशन L1 T-1, टाइम का T1। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा सर, है कि नहीं। L1 T-2, M0 चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिखो, आपकी इच्छा। मेरी भी इच्छा नहीं है, आपकी भी नहीं होगी, मेरे। तो ये तो था बेसिक जो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था। अब आगे की चीजों के साथ हम डील करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स व्हिच आर रिटन हियर, ओके, वन बाय वन। पहला है एंगुलर टर्म्स। क्या है, एंगुलर टर्म, उसमें एंगल है। ठीक है। एंगल का सिंबल होता है थीटा। वेन एवर टू लाइन इंटरसेक्ट, की डेफिनेशन आपको लिखना है, मैं नहीं लिखने जा रहा। वेन एवर टू लाइन इंटरसेक्ट देन देर विल बी एंगल, और उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। और ये जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसा है, जैसे ये प्लेन है, प्लेन मतलब हाथ, चाल हाथ अपना। ठीक है। एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही, इंटरसेक्ट। कहाँ बन रहा है एंगल, थीटा। तो ये एक प्लेन में बनता है, यानी कि एक सरफेस पे बनता है। उस सरफेस को हम यूजुअली मैथमेटिक्स में कहते हैं प्लेन। इसीलिए इसको केवल एंगल या फिर प्लेन एंगल भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, प्लेन एंगल भी कहा जाएगा। यहाँ तक ठीक। चलिए, प्लेन एंगल कहा जाएगा। अब सर्कल में हम एक चीज देखते हैं कि सर्कल जो होता है उसका सेंटर यहाँ मान लेते हैं O है, इसका रेडियस मान लिया R है, और पहली पोजीशन मैंने दिखाई A, दूसरी पोजीशन दिखाई B, यानी कि एक पॉइंट A से हम B तक चले। ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है, ऐसा माना है। ओके। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितना है, S है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से जो थीटा का डेफिनेशन आता था वो क्या था, लेंथ ऑफ आर्क, जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अपॉन रेडियस। ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, S है, अपॉन रेडियस क्या है, R। ये भी क्या है, मीटर में, ये भी क्या है, मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी कि इट कम्स आउट टू बी डायमेंशनलेस, और साथ ही साथ यूनिटलेस। लेकिन ये तो सर आप गलत बता दिए। कैसे गलत बता दिए भाई, क्योंकि सर हमने तो पढ़ा है कि थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस जो होता है वो तो रेडियन में लिखा जाता है, यानी कि रेडियन क्या है, उसका यूनिट है। गलत नहीं लिखाया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि वास्तव में ये क्या है, डायमेंशनलेस है, लेकिन फिर भी इसे एक यूनिट दिया जाता है, यानी कि यूनिटलेस है, फिर भी इसे एक यूनिट दिया गया है। क्यों, क्योंकि इट इज वेरी यूजफुल फॉर आवर मैथमेटिकल measurement, or it is useful as a mathematical tool. That's why we need to provide a unit.
That's why it come under the category angle theta. It comes under the category of a supplementary units. कौन सी यूनिट है ये? सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हमने अलग से दी, ठीक है। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो डायमेंशन क्या हो गया बच्चों? m0, l0, t0। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले सारे मैं बताऊंगा, आपको केवल उस फॉर्मूले को यूज करके डायमेंशन निकालना। फॉर्मूला कहाँ से कैसे आया है वो चिंता मत कीजिए, वो पता चलेगा पर्टिकुलर चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों ओमेगा। ओमेगा ये इसका नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टाइम। थीटा क्या है यहाँ पर? वही थीटा जो हमने अभी यूज किया था, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी वही है थीटा, इससे कंफ्यूज मत होइए। थीटा वही है जो भी पढ़ा था, ठीक है। चलिए, थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन। टाइम का क्या होता है? सेकंड, यानी यूनिट क्या आ गया? रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन देखें, इसका डायमेंशन होता है सब कुछ 0। चलिए टाइम का क्या हो गया? t1। क्या आ जाएगा? t-1। तो ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा? t-1। एक चीज ये भी याद रखिए कि बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज का सिंबल सेम हो सकता है, लेकिन सबका मीनिंग क्या है? आपस में अलग अलग है। तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ बाय दैट थिंग। तीसरा इसमें आइए, अल्फा क्या है? अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। अल्फा को लिखते हैं ओमेगा बाय टाइम। चलिए ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है बच्चों, ओमेगा ये रहा t-1, और टाइम t क्या हो जाएगा? ये t-2 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगा? ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकंड, और ये क्या आ जाएगा? अपॉन में सेकंड, यानी कि रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा। चलिए अगला लिखा है मैंने एल। खुद से आपको जितना प्रैक्टिस हो सके कीजिए, है ना। काफी शानदार चैप्टर है ये। एल का मतलब है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एल का फॉर्मूला होता है mvr, ठीक है ना। m पता है क्या है? क्या ये मास है, v वेलोसिटी है, r क्या है? r डिस्टेंस है बच्चों, जो कि डिस्टेंस होनी भी चाहिए क्योंकि कोरोना चल रहा है। m मास यानी कि क्या आ गया? m1। वेलोसिटी यानी कि l1 t-1। डिस्टेंस यानी कि l1। फिर से बस खत्म हो गया। m1 l1 और l1 कितना हो गया? l2 t-1। बस पूरा हुआ। चलिए यूनिट क्या आ जाएगा? मास का होता है केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और इसका मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ठीक है। चलिए बढ़िया। ओके स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू। अगला है अपना इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में मैंने पहला लिखा है क्या? पहला लिखा है Q। Q यानी कि होता है क्या? चार्ज। चलिए चार्ज जो आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज नोन एज ए करंट, ठीक है ना। डेफिनेशन जैसे ही बताऊं छाप लिया करो उससे। चलो बढ़िया। चार्ज है, चार्ज का हमें निकालना है क्या? यूनिट एंड डायमेंशन। वैसे इसका यूनिट हम जानते हैं क्या होता है? कोलम, जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिस साइंटिस्ट ने इसका रिसर्च किया था। अब करंट आई, करंट आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू रेट ऑफ चार्ज फ्लो, यानी कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई को क्या लिखते हैं? आई को तो कुछ भी लिखें, आई लिखेंगे, चलिए हाल फिलहाल आई रहने देते हैं। क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई इंटू टी। आई क्या है? करंट है, और करंट क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है? हाँ है। वो जो 7 लोगों की लिस्ट बनाई है उसमें देखिए, करंट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसका यूनिट क्या है? सिंबल क्या है? A1। टाइम का क्या होता है? T1। तो Q इक्वल टू क्या आ गया? A1 T1, ठीक है। चलिए तो ये हो गया चार्ज का, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा? एम्पियर सेकंड, या फिर इसे कहते हैं कूलम, ठीक है। अगला है, चार्ज हो गया, करंट हो गया, पोटेंशियल वोल्टेज जो V4 वोल्टेज, ठीक है।
V4 वोल्टेज का कैसे निकालें भाई? V4 वोल्टेज को डिफाइन करने के लिए 10 क्लास का हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि वोल्टेज V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पढ़ा हुआ है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, या डायमेंशन निकाल लेते हैं पहले। m1l2 t-2 चार्ज का क्या होता है, a1t1 क्या आ जाएगा, m1l2 t-3 a-1। ठीक है, इसका वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल, और चार्ज का क्या हो गया, कूलम। तो जूल पर कूलम इसका यूनिट हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला, एक पढ़ा हुआ आपने रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ में। कौन से लॉ में, बाबा ओम ने जो लॉ दिया था, क्या कि V इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, V अपॉन आई। V कितना, V है m1l2 t-3 a-1 अपॉन ये a1, m1l2 t-3 और ये a-2। अच्छा किसका निकालना था, गलत निकाल दे क्या, आर का। ये आर का निकला ना, V अपॉन आई। V का वैल्यू ये रहा और आई का वैल्यू ये रहा। ठीक है, चलिए ये हो गया रेजिस्टेंस का, इसका सिंबल होता है ओम, यानी कि इसका यूनिट भी क्या है, ओम है, या फिर सिंबल ओम यूज करते हैं। अगला पावर, कितना है डायमेंशन, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा भाई, बहुत ही कम है। वोल्टेज भी ये रहा। अरे खुद से ट्राई करोगे तब मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा, है ना। -1 + 1 0 हो गया ये तो, m1l2 t-3, बस ये कहानी बच गई। ठीक है ना। अगला सी, सी क्या होता है, ये सी होता है C4 किट। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। C4 है यहाँ पर कैपेसिटेंस, क्या है, कैपेसिटेंस। इसका फॉर्मूला होता है कि कोई भी जो प्लेट है कितना चार्ज स्टोर करता है। सी का मतलब क्या है, कोई भी जो प्लेट है कितना चार्ज स्टोर करता है, उसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू Q बाई V। Q मतलब क्या, चार्ज है, V मतलब क्या है, वोल्टेज है ना। तो Q का हम जानते हैं कितना, A1T1, और वोल्टेज का हम फिर से जानते हैं। तो अभी जो निकाला था डायमेंशन को पुट कर दो और उसको सोल्व कर लो। ठीक है, चलिए अगला है मैग्नेटिक फील्ड। इसका सिंबल होता है बच्चों बी वेक्टर। एक फोर्स दिया जाता है, फोर्स F इक्वल टू BIL, ये है मैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स F इज इक्वल टू BIL, ये कोई फॉर्मूला है जिसमें B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायमेंशन हम निकालेंगे। L क्या है, लेंथ है। I क्या है, करंट है। तो B का, और ये फोर्स है, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, B इक्वल टू आ जाएगा सर F अपॉन आई एल। F क्या है, m1l1 t-2, I क्या है a1, L क्या है L1, L से L कैंसिल हो गया, खत्म हो गया दोनों, है ना। बड़ा मजेदार था ये तो। चलिए इसका यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर, न्यूटन, N फॉर न्यूटन, फोर्स का न्यूटन हो गया, I एम्पियर हो गया, लेंथ का मीटर हो गया। तो ये लिखो, या फिर इसी को कहा जाता है टेस्ला। टेस्ला जो इंजीनियर था, निकोला टेस्ला, जिसने इन फिजिक्स में बहुत से क्या किए हैं, डेरिवेशन, बहुत से रिसर्च वर्क किए हैं, है ना। चलिए डेरिवेशन तो हमने किए हैं, उन्होंने तो रिसर्च किए। चलिए जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, उसी तरह होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे भी पढ़ लेते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसका सिंबल भी क्या है, ई वेक्टर है ना, केवल ई। वेक्टर तो भी आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। E इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। फोर्स क्या होता है m1l1 t-2, चार्ज क्या है a1t1। चलो खत्म हो गया। तो ये हो गया अपना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यूनिट क्या हो जाएगा सर, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो कूलम लिखो या सी, एक ही बात।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Fg क्या है ये? ग्रेविटेशन का नाम सुना होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है कि ग्रेविटी उसे क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ना। तो उसी का एक लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, विच वी आर गोइंग टू स्टडी एज ए इंट्रोडक्शन। तो ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, r। तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना होता है, इसे m1 कह देते हैं, m2 कह देते हैं, कंफ्यूजन खत्म आपका। सही है। f फोर्स है, m1 m2 मास है, r डिस्टेंस है, g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो सर इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। हाँ होती है भाई, क्या, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जो कि आपको रट के रखना है। बहुत बढ़िया, ये तो रट के रख लेंगे सर। लेकिन इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे आपको ये करना है कि जो g यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। तो जिसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। f इंटू आर स्क्वायर m1 m2। सबसे पहले यूनिट का काम खत्म करते हैं। फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो गया ये, किलोग्राम स्क्वायर। तो ये तो हो गया जे का यूनिट। अब फोर्स, अब इसका डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स का होता है क्या है, m1 l1 t-2 आर स्क्वायर यानी कि l2, और ये क्या आ जाएगा m2। सॉल्व कर लो इसे, m1 ऊपर जाएगा 2 क्या हो गया -1, l1 और 2 l3 t-2 t-2 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया कि इस तरह से फॉर्मूले में कोई जो कांस्टेंट होता है उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई सर, दिक्कत ये आ गई कि यूजुअली कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, ऐसा हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर तो है। यही इसका क्या है, लिमिटेशन है। यानी कि यहाँ पर आकर के जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो अपनी लिमिटेशन रखते हैं कि हाँ, वो कहते हैं हाँ कि इसके आगे हम कुछ नहीं जानते, बस होता है यहाँ पर, ऐसा उसका लिमिटेशन है। ठीक है, चलिए अगला है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट में क्या है कि एक प्लांक नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा कि कांस्टेंट होता है मेरे नाम से, उसे याद कर लो, E इक्वल टू एच एफ। ठीक है, एच ही क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। ई क्या है, ई एनर्जी है, ई क्या है, एनर्जी है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को अलग से बता देते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/टाइम। ठीक है, 1/टाइम मतलब 1/t1 यानी कि t-1। ये तो सर आसान था, है ना। इसी को यूनिट दिया गया क्या, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, 1/सेकंड यानी सेकंड इनवर्स। चलिए, ई एनर्जी एच का हमें निकालना है, तो E/F। ई का कितना, m1 l2 t-2। ये क्यों लिखा सर, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो वर्क डन का होता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का t-1 -1। सही है, -2 +1 ऊपर हो गया तो ये प्लांक कांस्टेंट। अगला गैस कांस्टेंट लेते हैं, ये क्या होता है। गैस कांस्टेंट ये केमिस्ट्री में आप खूब पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम भी पढ़ेंगे इसे डिटेल में, ठीक है ना। लेकिन अभी केवल फॉर्मूला क्या होता है कि आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू वॉट, nRT। P है बच्चों यहाँ प्रेशर, P क्या है, प्रेशर है। V क्या है, वेलोसिटी, नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है, R वो है जो लिखा ऊपर। ठीक है, ये टेम्परेचर, टेम्परेचर है ये। चलिए
किसका निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला? आर का। तो आर को साइड में कर लो। चलिए ये लीजिए सर, साइड में तो कर देंगे, साइड में करने में तो हम एक्सपर्ट हैं। चलिए अब पी प्रेशर वॉल्यूम सबका डायमेंशन निकालते हैं। चलिए यहाँ पर आइए, आ जाइए जल्दी से। प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है? m1 L1 T माइनस टू। एरिया क्या है? L2 m1 L माइनस वन T माइनस टू। ठीक है, बढ़िया। वॉल्यूम V, वॉल्यूम V इज इक्वल टू व्हाट? L3। क्योंकि वॉल्यूम किसी का भी हो, डायमेंशन हमेशा क्या आएगा? L3, जो हमने देखा भी है पहले लेक्चर में। n क्या है? n नंबर ऑफ मोल्स है, T टेम्परेचर केल्विन। चलिए आइए देखते हैं। प्रेशर का है m1 L माइनस वन T माइनस टू। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम, वॉल्यूम का हो गया क्या? L3। n का क्या करें भाई? n तो सर कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वैल्यू नहीं दिया ना, केवल इतना दिया, नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट मीन्स ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। जिसका सिंबल लिखेंगे क्या होता है? MOL। जाकर के देखिए उसमें 7 लोगों की जो टेबल लिखवाई है, टेम्परेचर है, या टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? केल्विन में, K4 केल्विन। चलिए M1 -1 और 3, 2 हो गया। T माइनस का 2 ही है, मोल -1 हो गया, K -1 हो गया। तो ये देखिए इसमें सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज तो लगभग यूज हुई है, यानी कि टोटल 5 क्वांटिटीज यूज हो गई है, और टोटल होती कितनी है? 7, यानी कि 7 में से 5 तो यूज हो गई है। तो कितनी हो सकती है सर मैक्सिमम? इस ब्रैकेट में कितने लोग आ सकते हैं? 7 लोग आ सकते हैं। कितने लोग? 7। क्यों सर? क्योंकि 7 ही तो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, चलिए उससे ज्यादा नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़े। इलेवेंथ क्लास में आए हो तब जीवन बदल जाएगा आप लोगों का, क्रांतिकारी हो जाएगा। खूब मजे हैं पढ़ाई लिखाई में, इतना तो मारपीट करने में भी नहीं है। चलिए आइए अगला, इलेक्ट्रिकल डायपोल। कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार। सिंबल इसका P होता है ना। कैमरा चल रहा है धड़ल्ले से। चलिए P इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिकल डायपोल, इलेक्ट्रिकल डायपोल यू कैन से। ठीक है, चार्ज को क्या हो जाएगा? क्यू लिखेंगे इससे, डिस्टेंस को क्या लिखें? D लिख दे। चार्ज का होता है A1 T1, D का L1 क्या आ जाएगा? A1 T1 L1। अब चाहो तो L को पहले लिख लो, T1 को, जैसे चाहो, जैसी आपकी इच्छा। चलिए ये तो मजेदार था ना। अब SI प्रेफिक्स, कुछ छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी बातें हैं, अरे बहुत ही छोटी बातें, वो कर लेते हैं। इतनी छोटी बातें हैं कि कभी खत्म ही नहीं हो। एक तो हो 10 की पावर 3, एक हो 10 की पावर 6, एक हो 10 की पावर 9, एक हो 10 की पावर 12। जो याद रखने लायक है वही हम डिस्कस करें, तो ज़्यादा यूज भी होगी, है ना। जो मैं बता दे रहा हूँ मतलब वो तो आपको याद रखना ही रखना है, टेबल हो चाहे कुछ भी, क्योंकि एक भी पॉइंट में एक्स्ट्रा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ जो आपको फालतू में रखना हो। 10 की पावर 3 को बच्चों कहते हैं आजकल किलो कहते हैं, इसे कहते हैं मेगा, मेगा, है ना। इसे कहते हैं गीगा, इसे कहते हैं टेरा, तेरा मेरा। इसे कहते हैं मिली, कौन मिली नहीं पता। माइक्रो, नैनो, एंड हियर इट इज पिको। इसका सिंबल होता है बच्चों, मतलब हर बार किलो नहीं लिख करके वी विल राइट के, वी विल राइट एम, वी विल राइट जी, वी विल राइट टी। ये सिंबल है।
कैसे यूज करने हैं, आई विल टेल यू वन थिंग वन बाय वन। इसका सिंबल है स्मॉल एम। अच्छा, स्मॉल एम हाँ इसी का है। इसका होता है म्यू, इसका होता है एन, इसका होता है पी। चलिए, ये तो सर थोड़ी बहुत हजम होने वाली बात है लग रही, लेकिन यूज कैसे करें देखिए। 3 इंटू मैंने लिखा 10⁻3, ठीक है। अब मान लेते हैं ये कोई डिस्टेंस है, किसी का डिस्टेंस होगा, मीटर में लिखा। तो क्या करें, ये भी सही लिखा है लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया कि नहीं है, हम थोड़ा चेंज करेंगे, हम थोड़ा अलग है। कैसे अलग है कि 10⁻3 को हम कहते हैं किलो, और किलो का सिंबल है के। यानी कि इसको ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, 3 के फॉर किलो। किलो का मतलब 10⁻3, और ये क्या आ गया, मीटर। यानी ये क्या आ गया, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, समझ में आ रही बात। चलिए और बताते हैं। जैसे लिखा है 6 इंटू 10⁻6 बाइट। बाइट मतलब जो कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं, है ना। अब मैं ऐसा नहीं लिख करके उसे क्या लिख दूं, 10⁻6 को क्या लिख सकता हूँ, मेगा। मेगा के लिए 6 मेगाबाइट, या फिर 6 MB, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसको हम यूज करेंगे अपने साइंटिफिक नोटेशन, यानी इसे साइंटिफिक नोटेशन की तरह हम यूज करते हैं टू मेक दी गिवन नंबर सो इजियर टू हैंडल इट, ठीक है। तो इसी के साथ आज का अपना जो लेक्चर है, कौन सा, यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने लिए हैं यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ फॉर्मूले, इसे हम आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि आगे के कुछ एक फ्रेश टॉपिक हम उठाएंगे, उसको हम आगे डील करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको पूरी तरह से ये चीज़ें आना कि यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं और यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब सवाल अगला ये आता है, क्या सर सभी फॉर्मूलों को हमें याद करना है। यस स्टूडेंट, फॉर्मूले आपको याद करने हैं, लेकिन सभी फॉर्मूलों के डायमेंशन फॉर्मूले याद नहीं करने। आई रिपीट, सभी फॉर्मूले याद करने हैं फिजिक्स में जो चैप्टर 1 में है, लेकिन उन सभी फॉर्मूलों के डायमेंशन फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, ना ही उनके यूनिट को याद करना है। तो सर फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप यूनिट एंड डायमेंशन निकाल सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा वर्क स्मार्टली करने के लिए आई विल रिकमेंड यू टू लर्न 5 to 10 डायमेंशन फॉर्मूला। यानी कि 5 से 10 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिनको आप याद कर लीजिए। कौन कौन सी है सर, वो हैं पहला याद कर लो वेलोसिटी, फिर याद कर लो एक्सीलरेशन, ठीक है, और फिर याद कर लो फोर्स की, फिर याद कर लो वर्क डन की, और फिर याद कर लो एनर्जी की, ठीक है। तो इससे क्या है देखिए, वेलोसिटी की तुम्हें पता है भाई, L1t-1 और मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सीलरेशन L1t-2 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स M1L1t-2 और क्या आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क, वर्क क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, ये इसी को न्यूटन भी कहते हैं, डोंट कंफ्यूज होना, न्यूटन भी कहते हैं, दोनों चीजें सेम है। वर्क का क्या आ जाता है, M1L2t-2, ठीक है ना। अब वर्क की डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि न्यूटन मीटर। तो जो भी यूनिट है, यूनिट चेंज हो सकते हैं लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला वही रहता है। यानी कि यूनिट चेंज होने का मतलब फॉर्म चेंज हो सकता है फॉर्मूले का। इसका भी क्या होता है, तो एनर्जी और वर्क डन का यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। इन सब के आपको रट के रखने हैं, ठीक है। तो अगर ये 5 आपको याद है, आई थिंक मोस्ट ऑफ दी जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला है यू कैन हैंडल इट, ठीक है। तो इसी के साथ आज का अपना लेक्चर कंप्लीट होता है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क फ्रीली, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय, मजे कीजिए।